ये जो इंटरनल चॉइस है इसका क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया A and B are 2.0 and 1.5. If the speed of light in medium B is 2 multiplied by 10 raised to power 8, ये 2 multiplied by 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। किसमें? एक वैक्यूम में और एक मीडियम ए में। तो सबसे पहले अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है हमने? एन एम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये एक हमारे पास गिवन फॉर्मूला है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए म्यू ए इज इक्वल टू 2.0 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज म्यू बी इज 1.5। तो फॉर मीडियम बी 1.5 इज इक्वल टू सी अपॉन वी। वी की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा सी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8। ठीक है, हमने यहाँ पे v की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 लिखा क्योंकि हम मीडियम b में लाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8। ये आ गया। ठीक है, ये तो हमें पता ही थी, फिर भी हमने उस जो गिवन वैल्यू थी उससे हमने कैलकुलेट कर ली। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम म्यू ए। ठीक, v क्या है हमें और v क्या दिया हुआ है उसकी जगह हम लिखेंगे 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और c इज c म्यू ए। तो फॉर मीडियम ए के लिए हम करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे म्यू ए इज इक्वल टू सी अपॉन वी। इसको और कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। और किसका है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ए मीडियम में। अब v की वैल्यू हमें निकालनी है तो 3 मल्टीप्लाई बाय हम ए में मीडियम ए में पता कर रहे हैं 10 अपॉन रेज टू पावर 8 अपॉन 2, क्योंकि 2 क्या दिया हुआ था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था ए मीडियम में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 2 नंबर का है। स्टेट ओम्स लॉ गिव द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या है? ये तो हमें पहले से ही पता है, एम्पेयर। ठीक है, कभी ओम्स लॉ देख के बच्चों ने, अभी मैंने जो आंसर शीट चेक की उसमें उन्होंने रेजिस्टेंस की आंसर में रेजिस्टेंस की लिख दी यूनिट जो कि ओम है, पर ये नहीं होगी, इसमें एम्पेयर आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को स्टेट कैसे करोगे? the law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points। ठीक है, ये हमने समझा तो हुआ, ये तो हम इसको पर डेफिनेशन लिखने के साथ साथ हम ये भी लिखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू R अपॉन I। R क्या है? रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की जगह हमने R लगाया तो रेजिस्टेंस है R, और R डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड मटेरियल। और यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ R यानी रेजिस्टेंस की है ओम, बट क्वेश्चन में हमको पूछा है एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की है एम्पेयर। ठीक है, जिसको A से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। When we place a glass prism in the path of a narrow beam, a white light, a spectrum is obtained. What happens when a second identical principle is placed in an inverted position?
विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम। इसमें इन्होंने हमें बताया कि एक प्रिज्म है जो ऐसे रखा हो। ऑब्वियसली प्रिज्म ऐसे रखा जाता है, ये तो सीधा है, ये P1 है और एक और ये न्यूटन ने किया था, ठीक है, उन्होंने रिवर्स करके दिखाया था लाइट के डिस्पर्स, और ये हमने P2 है जो इसको उल्टा करके रख दिया। अब क्या होगा, वाइट लाइट जो है वो इस प्रिज्म पे डाली जाएगी और वो स्कैटर्ड हो जाएगी, क्योंकि लाइट तो स्कैटर्ड होती है। फिर लाइट स्कैटर होके निकलेगी और फिर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो इकट्ठी हो जाएगी एक जगह यहाँ पे, और वो दूसरे प्रिज्म में एंटर करेगी। दूसरे प्रिज्म से एंटर करके आप यहाँ देखेंगे कि वो वाइट लाइट में वापस हमें स्क्रीन पे वाइट लाइट ही ऑब्टेन होगी। तो स्पेक्ट्रम रिकम्बाइंस एंड गिव्स वाइट लाइट अगेन। कैसे? दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच रेनबोज आर फॉर्म्ड। ये एक प्रिंसिपल है जिस पे रेनबो बनता है, ठीक है। तो न्यूटन ने ये किया था, क्या दिखाने के लिए किया था? न्यूटन ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट को रिवर्स करके दिखाया था कि जैसे एक सिंगल लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है प्रिज्म के P1 प्रिज्म के थ्रू पास होने पर, तो अगर हम प्रिज्म को उल्टा रख देंगे तो वही लाइट जो है वो P2 के थ्रू पास होएगी, तो वो सारी इकट्ठी होके फिर से वाइट लाइट बन जाएगी। तो आपको इसका डायग्राम कैसा बनाना है, आप ये आपकी स्क्रीन पर है ये डायग्राम। तो दिस इज़ वाइट लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म A एंड स्कैटरिंग, आप देख सकते हैं ये स्कैटर हो गई, ऑरेंज लाइन, और जो ग्रीन लाइट है वो स्कैटरिंग की लाइट है, स्कैटर होने के बाद, और उसके बाद जब वो प्रिज्म 2 से पास हो रही हैं तो ग्रीन और ऑरेंज लाइट जो है वो कंबाइन हो गई और वाइट लाइट में कन्वर्ट होकर स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। शुरू में मुश्किल लगता है डायग्राम, बट ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म व्हेन प्लेस्ड टुगेदर in one in inverted position with respect to another one, तो narrow beam of light to fall obliquely in one of the faces of the prism, ठीक है। Now question number 26, show how would you join 3 resistors each of resistance 9 ohm so that equivalent resistance of the combination is A 13.5, यहाँ पे 3.5 नहीं होगा, 13, इसमें करेक्शन है, 13.5 ओम, और B है 6 ओम। ये आपको बताना है। तो हम कैसे करेंगे इसको? इसमें 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज़। सबसे पहले 2 रजिस्टर्स जो हैं वो तो पैरेलल में ज्वाइन करेंगे 9 ओम्स के, और एक जो है वो सीरीज़ में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, और ये हमारा सेल, बैटरी कुछ भी लगा दो। तो ये इसका 9 9 9, ये आप सर्किट बनाओगे फर्स्ट पार्ट के लिए। क्वेश्चन 26 का फर्स्ट पार्ट, या फिर इसमें A दिया हुआ है तो उसके लिए हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व भी करके दिखाना। तो ये पहले 9 ओम और 9 ओम इन दोनों को हम पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे 1/9 + 1/9, और फिर जो आंसर यहाँ पे आएगा उसको इस 9 ओम से ऐड करेंगे। चलो करके देखते हैं। 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज़ का डायग्राम तो हमने देख लिया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। दोनों ही 1/9 थे, तो 1/9 + 1/9 क्या आएगा? 2/9 आ जाएगा, कॉमन एलसीएम। तो R क्या होगा? 1/R अगर 2/9 है तो R क्या होगा? 9/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, करेक्ट आंसर आएगा 4.5 ओम, ठीक। अब इसको हम इसमें 9 ऐड करेंगे, कैसे? R डैश इज इक्वल टू R + R3। R क्या है? 4.5, अभी हमने पैरेलल के लिए निकाला, प्लस 9 इज इक्वल टू 13.5 ओम। यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि 13.5 ओम लाने के लिए आप इन रजिस्टर्स को कैसे अरेंज करेंगे। सेकंड पार्ट जो है उसमें बोल रहे हैं कि 6 ओम ला के दिखाओ।
तो उसके लिए क्या करना है, 2 रजिस्टर्स इन सीरीज़, 2 रजिस्टर्स को सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे और एक को उनके पैरेलल में, ठीक। फिर हम एक अपना सर्किट बना लेंगे। सर्किट बनाना सब बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो सर्किट बनाना है, डायग्राम बनाना है, हमें अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। ये सर्किट है, ये R1 या R2 आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो ये 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें 2 रजिस्टर पैरेलल में है, 2 सीरीज़ में है और एक पैरेलल में। तो सीरीज़ वाले के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 9। R1 और सारे ही 9 हैं तो हमें याद ही है, तो इसको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, पर 18 ओम इसका करेक्ट आंसर आ गया। R आ गया एक। अब 1 अपॉन, अब उसको पैरेलल से सॉल्व कर लेंगे, इज़ इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 18। यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे R डैश, ठीक, या फिर R 0 कर रखा है जो हमने पिछले उसमें कैलकुलेट करा। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 9 क्या आ गया, 3 अपॉन 18 आ गया। तो 1 अपॉन R डैश इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 18, देन R डैश इज़ इक्वल टू 18 अपॉन 3। इसको टोटली सिंपली कर लें, 6 ओम, ठीक है। ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये हाफ ईयरली का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जयपुर रीजन का। तो अब हमारा सेक्शन सी शुरू हो गया। सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशंस दैट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो है वो जब जलाया जाए तो कौन सी रिएक्शन होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली आपको बताने हैं, तो आप बताएंगे। और विद केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, रिएक्शन के साथ आपको केमिकल इक्वेशन भी लिख के बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है Mg प्लस O2, तो 2MgO, ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। H2O वाटर है, वाटर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस बी पार्ट हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके। कैसे होगा, H2O से यहाँ पे H2 और O2 बन जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन है, इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। टूट गया ना, वाटर टूट गया तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इसमें आएगा। तो फर्स्ट वाले में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और सेकंड वाले में भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। सी पार्ट में कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो इसकी रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी NH3 अमोनिया, NH3 है, प्लस HCl, तो क्या मिलेगा NH4Cl सॉलिड फॉर्म में। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अमोनिया जो है वो बेस है, अमोनिया क्या है, एक बेस है। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव एंजाइम का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और विली का हमें रोल बताना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट, आंसर 28 ए पार्ट। हम 28 क्वेश्चन का ए पार्ट कर रहे हैं। तो ए पार्ट जो है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हेल्प करते हैं, सीक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड्स, स्टमक से, पैंक्रियाज से, लीवर से, ये सब सीक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जिनको कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम।
तो हम लिखेंगे रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स एमाइलेज एंड लाइपेज, स्टमक पेप्सिन, पैंक्रियाज से क्या निकलता है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज। तो रोल क्या हुआ, दीज हेल्प इन डाइजेशन टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स विच आर फर्दर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बस इतना ही रोल लिखना है एंजाइम्स का, वो डाइजेशन में एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बी पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका काम बैक्टीरिया को मारना, फूड स्टफ़ के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेट में मार देती है, ख़त्म करती है, फूड स्टफ़ में हो चाहे तो वो पेट में पहले से प्रेजेंट हो। और HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ये हम जानते हैं। तो विच टर्न्स पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए HCl की ज़रूरत होती है, जो कि पेप्सिन किस में काम आता है, डाइजेशन के, किसके, प्रोटीन के, प्रोटीन अमीनो एसिड में डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ विली। विली क्या है, विली जो हैं वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, एक नहीं बहुत है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि जिनका काम है एब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिएंट्स का। डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड स्टफ़ पहुंचता है स्टमक से, वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है और वहाँ पे विली प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ये। These absorb nutrients and supply to the other body parts through the blood vessels present in them. तो ये इनके रोल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. What is regeneration? Give one example of an organism that shows this process and one organism that does not. Why does regeneration not occur in the later one? हमें बताना है कि रीजनरेशन क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल देना है जिसमें ये रीजनरेशन होता है, और एक बात और बतानी है कि रीजनरेशन किन ऑर्गेनिज़म में नहीं होता, और जो भी आप नाम बता रहे हो कि इस ऑर्गेनिज़म में रीजनरेशन नहीं होता है तो उसका कारण भी बताना है कि वो इसमें क्यों नहीं होता है। तो रीजनरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। हमने लिजार्ड में देखा है ना, छिपकली की जो पूंछ होती है वो वापस रीजनरेट हो जाती है, पर वहाँ पे तो खाली एक बॉडी पार्ट रीजनरेट हो रहा होता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अगर कोई बॉडी, प्लेनेरिया का एग्जांपल है, जो प्लेनेरिया 2 टुकड़ों में बट जाएगा और फिर क्या होगा, वो दोनों जो पार्ट्स हैं वो एक न्यू प्लेनेरिया बना लेंगे, न्यू फुल बॉडी बन जाएगी। तो रीजनरेशन एक रिप्रोडक्शन का वह पार्ट है जिसमें बॉडी का ब्रेक होने के बाद टू न्यू बॉडी अलग से बन जाती है। और एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है, और किस में नहीं होता, अमीबा में, राइजोपस में, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है बिकॉज दे हैव हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम विच सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर रीजनरेशन। उन्हें एक ही बॉडी पार्ट की ज़रूरत नहीं होती, जो कि किसी भी टिश्यू से कोई एक तरह का ही रिप्रोडक्शन रीजनरेट हो सकता है पार्ट, जैसे उंगली से उंगली। तो हर जगह से इतना स्पेशलाइजेशन आ नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में या फिर अदर जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें रीजनरेशन नहीं होता, वहाँ पे ब्लड होता है टिश्यू के रूप में, कहीं पे स्टमक है, उनके अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं, आइज़ में और स्टमक में, किडनी में, लंग्स में, तो इसलिए नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट इसमें इंटरनल चॉइस वाला जो है क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो यहाँ पे ए इज़ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ए क्या है, पोलन ग्रेन है, जो कि आप देख रहे हो उसने पोलन ट्यूब निकाली हुई है। तो बी इज़ पोलन ट्यूब, बी इज़ पोलन ट्यूब एंड सी इज़ एग सेल। पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब जो है वो क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को लेके आती है, उनके अंदर जो एग सेल होते हैं पोलन ग्रेन से लेकर फर्टिलाइजेशन की जगह तक पहुंचाती है। पोलन ट्यूब का ये काम है। सी पार्ट इज़ एग सेल, जो कि फ्यूज़, वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और जायगोट फॉर्मेशन होती है। जायगोट जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, और उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सारी, जो कि पेरेंट्स में होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30.
An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, उसमें टोस्टर में रजिस्ट है, और टोस्टर में रेजिस्टेंस है 50 ओम, वाटर फिल्टर में 500 ओम। तो वो पैरेलली कनेक्टेड हैं, ऑब्वियसली सारे पैरेलल होंगे। तो उसका जो वोल्टेज है उसमें पैरेलल सोर्स से क्या मिल रहा है, 220 वोल्ट का मिल रहा है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, जो कि इन सब में सेम सोर्स में कनेक्टेड है। जितना इनमें करंट जा रहा है उतना ही वो भी करंट ले रही है। तो व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, उसके थ्रू कैसा करंट, कितना करंट पास होगा। रेजिस्टेंस और करंट बताना है इलेक्ट्रिक आयरन का। सो इन दिस क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक लैम्प है और टोस्टर है और एक वाटर फिल्टर है। तो हम R1 जो है इलेक्ट्रिक लैम्प के रेजिस्टेंस को R1, टोस्टर के रेजिस्टेंस को R2 और वाटर फिल्टर के रेजिस्टेंस को R3 बोलेंगे। यानी R1 इज़ 100 ओम, R2 इज़ 50 ओम एंड R3 इज़ 500 ओम। ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। तो सम ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। इन तीनों का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, 1/R इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक, अब 5 + 10 प्लस 1/500 आ गया उनका को टोटल। R इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 31.25 आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू VR। ये ओम्स लॉ से हमें पता है। तो यहाँ पे V की वैल्यू रख देंगे 220 वोल्ट और करंट की रेजिस्टेंस रख देंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का जिसमें ये तीनों अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं। तो वो क्या था हमारा 31.25। फिर I क्या निकल गया, I टोटल कैलकुलेशन करने से आएगा 7.04 A। यूनिट लगाना हम किसी भी क्वेश्चन में नहीं भूलेंगे। ठीक, फिर द इलेक्ट्रिक आयरन टेक्स सेम अमाउंट ऑफ करंट एज 3 अप्लायंसेज। अब उन्होंने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो सेम अमाउंट ऑफ करंट लेती है और तो फिर करंट क्या था 7.04 है। तो इलेक्ट्रिक आयरन भी करंट इलेक्ट्रिक आयरन के लिए करंट है 7.04 और पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका बराबर है ही 220 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 अप्लायंसेज 31.25 हो, और रेजिस्टेंस भी तीनों अप्लायंसेज के अकॉर्डिंग बराबर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक आयरन इज 7.04 एम्पेयर और रेजिस्टेंस जो है वो भी 31.25 ओम होगा, जो कि तीनों अप्लायंसेज का मिलाकर जो रेजिस्टेंस आया था वो उस अकेली इलेक्ट्रिक आयरन का आएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जो आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऐसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अ स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो कैसे करेंगे, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। तो पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज P1 इज इक्वल टू 1/F, ये M लगा देंगे, इज इक्वल टू 1/0.4 इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2.5D आ गया। ये फर्स्ट लेंस की आ गई। तो ये वाला जो लेंस है ये कैसा है, इनको हमें नेचर बताना है, और पावर तो ये पता चल गई 2.5D, और इसका नेचर क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है।
ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा नेचर क्या है? कन्वर्जिंग। नेचर ऑफ लेंस इज कन्वर्जिंग एंड लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड पावर इज 2.5D। ये फर्स्ट लेंस के लिए है। अब सेकंड लेंस के लिए, सेकंड लेंस में भी हम सेम कैलकुलेट करेंगे। P2 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें? -1/0.2 इज इक्वल टू, इसका हमें करेक्ट सोल्यूशन क्या मिला? -5D। तो -5, ये जो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द लेंस इज डाइवर्जिंग एंड लेंस नेचर इज डाइवर्जिंग एंड लेंस इज कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ इसका इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही है। यू हैव टू लेंसेज A एंड B जिनकी फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर और दूसरे की है -10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द टू लेंसेज विल फॉर्म ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज? कौन से लेंस से वर्चुअल और मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज इमेज बनेगी बड़ी? अगर उसको 8 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 8 सेंटीमीटर पे दूरी पे है, लेंस की दूरी से 8 सेंटीमीटर पे है, तो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमको रे डायग्राम भी बना के दिखाना होगा। हेयर वी हैव टू लेंसेज A एंड B। फोकल लेंथ ऑफ A +10 and focal length of B -10 centimeter. This is given in question. तो focal length of A is equal to FA is equal to +10 centimeter. तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आएगा? +0.1 मीटर। फिर पावर ऑफ लेंस ऑफ A, अब इसकी पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/FA, तो इज इक्वल टू 1/0.1 इज इक्वल टू +10 डायप्टर D। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द लेंस इज कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस ऑफ B निकालने के लिए भी सेम तरीका अपनाएंगे और हमें नेगेटिव साइन आएगा इसमें -10 का, जो कि कॉनकेव लेंस बताएगा हमको। ये होगा कॉनकेव लेंस। अब हेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस which is at a distance less than the focal length। मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 8 जो है वो 10 से कम ही है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो व्हेन वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वी विल गेट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो हमें वर्चुअल और कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखना होगा ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर दूर, तब जाके हमें वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। उन्होंने हमें पूछा था कि कब हमें मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये होगा और इसका डायग्राम आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज formed when the object is placed at the center of curvature of a concave mirror, between the pole and focus of a concave mirror, and third is in front of a convex mirror। यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन है at the center of curvature of a concave mirror। तो in this case the nature of image will be real, inverted and same size image is formed at the center of curvature। सेकेंड पार्ट का हम आंसर लिखेंगे वर्चुअल एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे बिहाइंड द मिरर इमेज होगी और इस प्रकार का आप डायग्राम हम बनाएंगे। थर्ड है, जब ऑब्जेक्ट को मिरर कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखेंगे तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, atom of an element contains 5 electrons in its valence shell. This element is major component of air. It exists as a diatomic molecule. तो identify the element. एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा एलिमेंट है जो जिसमें
5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल में, तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है तो उस हिसाब से इसमें वैलेंस शेल 5 आ जाएंगे लास्ट में। तो दिस एलिमेंट इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो बहुत से एलिमेंट्स के होता है, बट वो कंपोनेंट एयर का, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका मेजर कंपोनेंट भी होना चाहिए, तो कौन सा है? नाइट्रोजन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है नाइट्रोजन। सेकंड है शो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम ऑफ दिस एलिमेंट। इसमें बॉन्डिंग कैसे आप शो करेंगे? तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन के वैलेंस शेल कितने हैं? 5, और ये दूसरे वाले के भी 5। तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे, क्योंकि दे नहीं सकते, दोनों एक दूसरे को दे देंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन इतने बचेंगे नहीं खुद के लिए। तो दोनों नाइट्रोजन 3 पेयर शेयर करेंगे, जिससे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में। एंड राइट द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? कौन सी बॉन्डिंग है, शेयरिंग होती है? तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो थर्ड का आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे डी सेक्शन शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो अब 5 नंबर का है। तो इन द गिवन सर्किट डायग्राम सपोज द रजिस्टर R1, R2 and R3 have the value 5, R2 10, R3 30 respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor. R1, R2, R3 के थ्रू जो भी करंट पास हो रहा है वो निकालना है। द टोटल करंट इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट का टोटल करंट क्या है वो कैलकुलेट करना है, और टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस यानी R1, R2, R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे हम इसको? बहुत ईजी है। सबसे पहले करंट थ्रू ईच रजिस्टर क्या है? I1 R1 के थ्रू, I2 R2 के थ्रू, और I3 जो है वो R3 के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम, और वोल्टेज क्या है? 12 वोल्ट सप्लाई हो रही है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन 3, सो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2.4। ये हमारे कैलकुलेशन आ गई एम्पेयर, 2.4 एम्पेयर। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 इज इक्वल टू V की वैल्यू 12 रहेगी, यहाँ पे R2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 10 लिख देंगे और 1.2 एम्पेयर आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। वहीं I3 की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे और 30 रख के यहाँ पे 0.4 एम्पेयर आंसर आ गया। ये तो है ए पार्ट का, हर एक रजिस्टर के थ्रू जो करंट था वो हमें मिल गया। अब इन तीनों करंट को जब टोटल कर लेंगे तो वो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 4 एम्पेयर बी पार्ट। सी पार्ट के लिए पैरेलल कनेक्शन है, तो रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30, 6 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 30। तो इसका आंसर आ गया R का 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस जो है पूरे सर्किट में क्या है? 3 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी का फंक्शन लिखना है। क्या है ओवरी का फंक्शन? प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। ओविडक्ट क्या ओविडक्ट का काम है? ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम द ओवरी, एंड दिस इज ऑल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फंक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, सो इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट एंड नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये 2 फंक्शन है यूट्रस के। बी पार्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। तो डायग्राम आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लेसेंटा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? आप डिस्क लाइक है, एम्बेडेड इन यूटेरिन वॉल, यूटेरिन की जो वॉल है उसमें एम्बेडेड रहता है। इट कंटेन्स विली ऑन द साइड ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की तरफ जो है इसमें विली होती है जो कि ब्लड स्पेसेस, इट कंटेन्स ब्लड स्पेसेस ऑन मदर साइड विच सराउंड द विली, विली के चारों तरफ
ब्लड स्पेसेस होती हैं मदर की तरफ, और बच्चे और मदर के बीच में ये प्लेसेंटा होती है, क्योंकि एम्ब्रियो के फीटस को ये मदर से जोड़ के रखता है। फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो, एंड इट ऑल्सो रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मेटाबॉलिक जो वेस्ट निकलता है वो भी ब्लड में मिक्स करता है मदर के, जिससे कि वो बाहर निकाला जा सके और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 35 में इंटरनल चॉइस दी गई है, दोनों बायोलॉजी के क्वेश्चन है। तो एक्सक्रीशन, डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज थ्रोन आउट थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड किडनी, यूरिन के थ्रू भी, और हमारे फीसेस जो हैं स्टूल के थ्रू भी बाहर फेंका जाता है। दूसरा, ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में से भी प्यूरिफिकेशन के दौरान जो हमारी बॉडी के थ्रू क्लीनिंग होती है, और ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी लंग्स के थ्रू बाहर फेंकी जाती है। तो ये सारा एक्सक्रीशन में आ गया। डिफाइन द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। कौन है? रीनल कर्पस्कल है वैसे, बट आप नेफ्रॉन भी लिख सकते हैं। सी पार्ट जो है उसके भी 3 पार्ट हैं। सी पार्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको ड्रॉ करना है, जिसमें आपको यूरिन कहाँ बनता है वो बतानी है। तो यूरिन कहाँ बनता है? फॉर्म यूरिन कहाँ बनता है? इट इज़ वीकली बेस, ये बनता है नेफ्रॉन में और किडनी में। और सेकंड है यूरेटर्स, लॉन्ग ट्यूब, जो कि कौन सी है? यूरिन से, किडनी से कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी से यूरिन लेके बाहर निकालने के लिए लेके आती है, कहाँ है? यूरेटर्स। और सी पार्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है, जो कि यूरिन को कलेक्ट करके रखता है जब तक वो बाहर नहीं निकाला जाए। आंसर नंबर 36 लास्ट क्वेश्चन है ये। तो 36 का आंसर क्वेश्चन है, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑन विच द फॉलोइंग यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। फर्स्ट पार्ट, एज एन एंटासिड, मतलब जो बेकिंग सोडा है वो एंटासिड के रूप में क्यों यूज़ होता है? इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है और एसिड के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप लिखेंगे इट इज़ वीकली बेसिक इन नेचर। कौन? बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज हाइपर एसिडिटी। सेकेंड, वाई बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर? बिकॉज इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड विद H2SO4 विच एक्सटिंग्विशेस फायर। सोडा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है, जो कि फायर को बुझा देती है, क्योंकि वो इसके ऊपर एक कंबल जैसा परत बना देती है, एनवेलप बना लेती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। दूसरा, जो उसको हीटिंग इफेक्ट को भी कम कर देती है फायर के। थर्ड पार्ट इज वाई इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? बिकॉज इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स केक्स एंड ब्रेड स्पंजी। वहाँ पे एयर बबल्स बन जाते हैं, जो कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो वो स्पॉन्जी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉशिंग सोडा इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा? वॉशिंग सोडा जो है वो बेकिंग सोडा से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और उसकी इक्वेशन लिखनी है। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मिलेगी, जो कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी हाइड्रेटेड और वॉशिंग सोडा बनाएगी। तो बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट विच ऑन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। इक्वेशन है Na2CO3 + 10H2O, Na2CO3.10H2O, ये इसका इक्वेशन बन जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। अगले पेपर के लिए हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।